हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, पीपल एज अ रिसोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान से सुनना है, एंड तक देखना है। पूरा वीडियो बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट वंस यू डन विद द चैप्टर यू आर गुड टू गो विद योर प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओवरव्यू अगर हम चैप्टर का देखें बेटा, इसके अंदर पीपल एज अ रिसोर्स, अगर आपको याद हो आपने अपनी 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, एज अ 6th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो पीपल एज ह्यूमन बींग्स हम रिसोर्स कैसे हैं? अगर हम अपनी नॉलेज, अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अगर हम कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी एसेट प्रूव होते हैं तो हम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, अब पीपल एज अ रिसोर्स क्या है? इट्स एक्चुअली अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। मतलब हम लोग कितने ज़्यादा अपनी एबिलिटी और स्किल्स के बलबूते पे हम कंट्री को एक इनपुट दे रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉपुलेशन जो है वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एसेट साबित होगी। अगर पॉपुलेशन में लेट्स से 100 पीपल हैं, तो अगर 100 के 100 एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, हेल्दी हैं एंड टेक्निकल स्किल है उनके पास, तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एसेट है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड टू अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसको हम तकरीबन ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। और नेगेटिव क्या आता है कि अरे भाई ये ज़्यादा पॉपुलेशन आई तो उसको उतना फूड, उतनी एजुकेशन, उतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पर ये नहीं देखते कि अगर उतनी पॉपुलेशन हमारी पढ़ी लिखी और हेल्दी होगी तो उतना वो कंट्री की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कहलाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपने पहला जो चैप्टर किया था इकोनॉमिक्स का, स्टोरी ऑफ अ पालमपुर, विलेज पालमपुर, उसके अंदर भी आपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल देखो, आपके पेरेंट्स भी आपके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपको अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, आपके लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल करवाते हैं, आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस दिलवाते हैं, कहीं से भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, दे ऑलवेज आर देयर फॉर यू। दैट मीन्स अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक एजुकेशन में, एक अच्छी ट्रेनिंग में या मेडिकल केयर में, तो उससे क्या रिटर्न मिलेगा? दैट्स गोइंग टू गिव अ ट्रिमेंडस रिटर्न। ठीक है, सो ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम कोई फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं ना। मान लो हमने कोई लैंड खरीदा या हमने कोई फैक्ट्री खरीदी, उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो पता है कि हमें रिटर्न्स देगा आने वाले टाइम में। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कभी खाली नहीं जाती, अगर हम उसमें अच्छे से उसको प्रॉपर नर्चर करते हैं एजुकेशन में और मेडिकल केयर में। ठीक है, सो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड, राइट? क्योंकि जितनी हाई प्रोडक्टिविटी होएगी, जितने लोग एजुकेटेड होंगे, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री की इकॉनमी जो है वो बहुत प्रोग्रेसिवली ग्रो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक बॉक्स के अंदर बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इंडिया की जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो आपको अगेन पालमपुर में हमने पढ़ा था 1960s से 1970s के बीच में ये जो थी प्रोलिफरेट हुई थी। ठीक है, अब वो कैसे हुई है? ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप तो नहीं ना आई, ह्यूमन बींग्स ने खुद की अपनी जो उन्होंने ट्रेनिंग अभी तक एक्वायर की, जो उनका टेक्निकल स्किल था या इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू उन्होंने क्या किया, जितने भी लैंड रिसोर्सेज थे ना उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया। कैसे किया प्रोडक्टिविटी को एनहांस? थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स एंड वेरी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उसी तरह से इंडिया का बेटा IT सेक्टर है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई हुई है ना। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल को दी जाती है और कितनी अच्छी पोजीशंस पे ह्यूमन बींग्स को पोस्ट किया जाता है। ठीक है, सो दैट मीन्स एक ह्यूमन बींग है जो एक फैक्ट्री या एक कंपनी के अंदर जो प्लांट्स या मशीनरीज लगाई जाती हैं उसको भी चलाने का स्किल एंड ट्रेनिंग जो है वो खुद ही अपनी मेहनत से एक्वायर करता है, और उसी स्किल के बलबूते पे वो कंट्री को इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी कंट्री की जो GDP है ना वो इंक्रीज़ करती है। GDP क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो हमें ईयर बाय ईयर जो है वो असेस हो सकती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें दिया हुआ है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन द अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज who themselves were not directly educated or given health care। देखो अभी एजुकेटेड हेल्थियर पीपल तो गेन कर ही रहे हैं हायर इनकम, सोसाइटी भी इनडायरेक्टली गेन करी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे और हेल्दी लोग हैं वो दूसरे ऐसे लोगों को उस चीज़ों की एडवांटेज देते हैं कि हाँ अच्छी हेल्थ केयर होनी चाहिए, या आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, या आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो
अनएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में भी इनडायरेक्टली ये वाला जो मैसेज है वो स्प्रेड करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है टू दी अदर रिसोर्सेज। लैंड, फिज़िकल कैपिटल सब अच्छे हैं रिसोर्सेज की फॉर्म में, लेकिन वो तब तक बेकार हैं जब तक ह्यूमन कैपिटल उसको अपनी टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज से उसको टैप नहीं करती। ठीक है, लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, सो हु कैन मेक इट यूजफुल? ओनली ह्यूमन बींग्स। तो काफ़ी डेकेड से हमने देखा इंडिया में पॉपुलेशन जो है ना वो एक लाइबिलिटी समझी गई है, बहुत बोझ समझी गई है, एसेट तो उसको समझा ही नहीं गया ना, क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से एक वो लाइबिलिटी का रूप ले रही है। ठीक है, सो पॉपुलेशन को बर्डन की तरह हमने नहीं देखना। अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, सो वी रियली नीड टू टर्न आवर ह्यूमन बींग्स इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। तो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करना है हमने? सिर्फ दो फैक्टर्स पे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। उनको ट्रेनिंग दो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि इंडस्ट्रीज़ में उनकी एम्प्लॉयमेंट हो सके। एग्रीकल्चर वर्कर्स को ट्रेन करो कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन पे जो बेस्ड है उसको यूज़ कर सकें। साइंटिफिक रिसर्चेस में उनकी जो इन्वेंशंस हो रही हैं उससे उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो चलो दो एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको, स्टोरी ऑफ सकाल एंड विलास। विलास नेक्स्ट पेज पे है। पहले सकाल की स्टोरी को समझ लेते हैं। दो फ्रेंड्स थे ये, ठीक है, एक ही गांव में रहते थे, सीमापुर में। सकाल जो था बेटा ये 12 साल का एक लड़का था। इसकी मम्मा जो थी ना वो घर के काम वाम संभालती थी, जैसे नॉर्मली मदर्स जो होम मेकर्स होती हैं ना। फादर जो थे वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे। सकाल की जो मदर थी वो घर के काम वाम देखती थी और सकाल उसको हेल्प करता था अपनी मम्मा को, और अपने छोटे भाई को भी देखता था, अपनी बहन को भी लुक आफ्टर करता था, नॉर्मली हाउ इट हैपन्स इन अ फैमिली। तो उसके जो अंकल श्याम थे ना, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया, विच इज़ अ 10th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, लेकिन वो घर पे आइडल बैठे थे, फ्री बैठे थे, कोई जॉब नहीं था। तो जो बूटा थे ना एंड शीला, यानी कि सकाल के मम्मी एंड पापा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो रही थी अपने भाई को देख के कि हम सकाल को भी पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को फोर्स किया कि तुम एक काम करो, विलेज का जो हमारा यहाँ पे गाँव में स्कूल है ना उसको ज्वाइन कर लो। सो उसने क्या किया बेटा, उसने पढ़ाई करी, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, और उसके फादर ने देखा कि पढ़ाई में अच्छा तो क्यों ना इसको फर्दर स्टडीज़ कराई जाए। तो उसने सकाल के लिए एक लोन लिया। नॉर्मली बच्चों के लिए पेरेंट्स एजुकेशनल लोन लेते हैं ना, तो एक वोकेशनल कोर्स कराया। वोकेशनल कोर्स होता है जिससे कि आपके अंदर एक स्किल आ जाता है, आप कोई ना कोई जॉब कर सकते हो। ठीक है, और वो कराया उसको कंप्यूटर्स में। अब सकाल जो था वो अच्छा स्टूडेंट था, मेरिटोरियस था, स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो जो जोश था ना, जो विगर था और एंथुजियाज़म था, उससे उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया उस जोश के साथ। उसके बाद एक प्राइवेट फर्म में उसको जॉब मिल गई। इवन उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, इस सॉफ्टवेयर से उस फर्म की सेल बढ़ गई, तो उसके बॉस ने उसको रिवॉर्ड किया और उसको प्रमोट किया। तो देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान एज एन एसेट प्रूव हुआ ना हमारे लिए। तो ये एग्जाम्पल तो हमें ये शो कर रहा है कि सकाल वाज एन एसेट फॉर द कंट्री। अब चलते हैं विलास की ओर। विलास भी सकाल के एज ग्रुप का था। ये 11 ईयर ओल्ड था। ठीक है, एक ही गांव में रहते थे दोनों। इसके फादर जो थे ना महेश, वो एक फिशरमैन थे, यानी कि मछलियाँ पकड़ के गुजारा करते थे। लेकिन उसके फादर की डेथ होगी जब विलास सिर्फ 2 साल का था। अब ऑब्वियसली फादर की डेथ होगी तो मदर ने अपने फादर का काम जो था वो संभाल लिया। वो भी जाती थी फ़िश बेच के जो पैसे कमाती थी अपनी फैमिली को ऑब्वियसली टेक केयर करती थी। तो वो जाती थी फ़िश ना लैंड ओनर के पॉन्ड से लेने। कोई लैंड था, मतलब किसी लैंड ओनर का लैंड था, वहाँ उसने एक पॉन्ड बनाया हुआ था जहाँ पे फ़िश वो रियर करता था। वहीं से फ़िश लाती थी, जितनी निकलती थी उसको आगे मंडी में जाके बेच देती थी। तो तकरीबन एक दिन का उसको 150 मिलता था। अब विलास जो था उसका बेटा, उसको आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस होता है आपके जॉइंट्स जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं। तो उसकी मदर जो थी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकी। दैट मीन्स पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, राइट। वो अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत पुअर थे। ना ही वो स्कूल जा पाया, ना इतने पैसे थे उसकी मम्मा के पास, ना ही उसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट था, क्योंकि बचपन से उन्होंने वो अपनी घर की जो नीड्स हैं उनको पूरे करने में अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था। तो वो अपनी मम्मा को ना हेल्प करता था कुकिंग में, अपने छोटे भाई को लुक आफ्टर करने में। तो कुछ उस टाइम के बाद उसकी मम्मा भी बीमार पड़ गई और घर पे कोई देखने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो विलास जो था उसको भी ज़बरदस्ती, आप कह लो कि जो सर्कमस्टांसेस थे उसने उसको फोर्स किया कि वो भी वही काम करे जो उसके पेरेंट्स किया करते थे। तो वो भी फ़िश लेकर आता था और गांव में बेचता था। जैसे उसकी मम्मा कमाती थी 150, तो वो भी ऑलमोस्ट वही मीगर सी, बहुत कम सी इनकम जो थी वो अर्न करता था। तो अब ये एग्जांपल से क्या पता लगता है कि विलास क्या था, ही वाज अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री बिकॉज ही वाज नॉट अर्निंग सब्सटैंशियल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये 2 केसेस पता लग गए। तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट डू यू इन्फर, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ विलास एंड सकाल।
ठीक है। तो दोनों के केस में आपको ये पता लग जाएगा, जो एजुकेशन है उसने उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को इम्प्रूव किया सकाल की, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी। टोटल प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज़ हुई उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो थी वो ग्रोथ हो गई। और दूसरी, इकोनॉमी तो ग्रो करी लेकिन एज एन इंडिविजुअल उसकी सैलरी, उसकी प्रमोशन, कितना कुछ उसको एज एन इंसेंटिव मिला। लेकिन विलास के केस में ना एजुकेशन ना हेल्थ केयर, कुछ भी नहीं था। सारी ज़िंदगी वही करता रहा जो उसके माँ बाप ने किया, और वही सैलरी ड्रॉ करता रहा जो उसकी मदर कमाती थी। सो बेसिकली दिस शोज़ दैट ही वॉज अ लायबिलिटी। सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स थ्रू विच 2 फैक्टर्स। अब आपको ये 2 फैक्टर्स तो अच्छे से याद हो गए होंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। ये बहुत हाई रिटर्न्स देते हैं फ्यूचर में। अगर आप पढ़ लिख जाओगे, कल को आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, इंडिविजुअली अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप एक्वायर करते हो, एक पहचान बनाते हो अपनी, तो आप वो दिन याद करोगे कि हाँ, हमने कितनी मेहनत करी उन ग्रोइंग ईयर्स में, तो आज हम उसके जो फ्रूट्स हैं वो रीप कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप अगर अच्छा बीज बोओगे तो एक बहुत ही अच्छा फल आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। सो दैट इज़ वाई पेरेंट्स की फोर्सिंग चिल्ड्रन टू स्टडी वेरी हार्ड इन देयर बेस ईयर्स, इन देयर ग्रोइंग ईयर्स। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसे है जैसे हम किसी लैंड या कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड हायर रिटर्न्स इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर MBA किया है या MBBS किया है या इंजीनियर है या कोई भी फाइनेंस, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी है, तो वो अपनी तो अर्निंग्स कर ही रहा है, प्लस साथ सोसाइटी को भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है ना। एडुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं, ऑब्वियसली उनको अवेयरनेस होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की एजुकेशन एंड हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत हैवीली इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके होते हैं कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बच्चे का प्रॉपर हाइजीन, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उनको प्रॉपर डाइट देते हैं, उनकी बच्चों की जो नीड्स होती हैं जिससे कि उनकी एजुकेशन जो है वो बेटर से बेटर हो सके, उनकी हेल्थ अच्छी हो सके, उन सारी नीड्स को वो केटर करते हैं। तो इस तरह से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो वर्चुअस साइकिल क्रिएट होना मतलब किसी तरह से हम एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर रहे हैं जिससे कि हम बच्चे को एक बहुत ही अच्छी ग्रोइंग ईयर्स में उसका बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, उसको इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जो एक हेल्थ और एजुकेशन है वो इंसान के लिए ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ये वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसके कंट्रास्ट में जाए तो एक विशियस साइकिल आता है। विशियस साइकिल किस केस में आएगा? ऑब्वियसली हमने एक केस पढ़ा उन पेरेंट्स का जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और अपने बच्चों को उतनी ही एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं जितना उनको खुद नॉलेज है। ओके। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स, क्यों खुद तो अनएडुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, ना ही उनको साफ़ सफाई हाइजीन का पता है, अपने बच्चों को भी वैसे ही डिसएडवांटेज स्टेट में रखते हैं। तो बेसिकली वो अपने बच्चों के लिए वो कंडीशंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे जो उनके बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, बिकॉज दे बीन लिविंग इन अ लाइफ ऑफ दैट disadvantaged state right from the beginning. So obviously this is how they are going to बेसिकली आप कह सकते हो कि अपने बच्चों को भी वो चाहकर भी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है। अब एक अगला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जापान जैसी कंट्री जिसने ह्यूमन रिसोर्स में इतना इन्वेस्ट किया, खुद के पास, कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई कोयला नहीं है, कोई डायमंड नहीं है, कोई आयरन ओर्स की माइंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एंड रिच है। क्यों? क्योंकि इसने इन्वेस्ट ही ह्यूमन रिसोर्सेज पे किया। और किस पे इन्वेस्ट किया है? बाय प्रोवाइडिंग देम विद द बेस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ। उससे क्या हुआ? लोगों की जो हेल्थ अच्छी हुई, एजुकेशन उन्होंने अच्छी अचीव करी, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी बढ़ी तो ऑब्वियसली वो लैंड कैपिटल जो अवेलेबल है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और रही बात नेचुरल रिसोर्सेज की, वो ये इंपोर्ट करा लेते हैं दूसरी कंट्री से। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अगर करोगे तो उससे आपकी जो आउटपुट होगी, जो ग्रोथ होगी, वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ करेगी। ठीक है। अब आता है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। विलासा काल की तरह हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं, जैसे हमने उनके बारे में देखा कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है। कोई कंप्यूटर में फर्म में काम कर रहा है, तो कोई एक बहुत ही सिंपल सा एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बहुत ही कम
इनकम के थ्रू अपना गुजारा कर रहा है बाय सेलिंग फ़िश। सो वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इन 3 मेन सेक्टर्स। आई एम श्योर आपने ये भी पढ़ रखा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना, वो बेसिकली कंसर्न्ड होता है कि हम रॉ मटेरियल्स कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। फिर हमारी जो फॉरेस्ट्री है, पोल्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है, ये सारे के सारे हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर ये रॉ मटेरियल्स को देखो फिर प्रोसेस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचा जाता है। अब मार्केट में बेचने के लिए क्या चाहिए? अच्छा ट्रेड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सब कुछ चाहिए। अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये जितनी भी सर्विसेज है ना, ये इंक्लूड होती हैं आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो ये 3 हमारे मेन सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं? नेशनल इनकम में अपनी वैल्यू ऐड कर रही हैं। इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़, एक नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें आपको पैसा मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, आपको पे किया जाता है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है खुद के कंजम्पशन के लिए, कि अगर मान लो एक फार्मर एक लैंड पे कुछ ग्रो कर रहा है, वीट या राइस, वो इतनी ग्रो करेगा जितनी उसकी फैमिली की कंजम्पशन के लिए इनफ हो। ही इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो फॉर सेलिंग इट इन द मार्केट। आगे चलें। अब हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस की वजह से हमने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना, वो मेन एंड वुमेन के बीच में शुरू से रहा है। वुमेन को घर के काम के लिए रखा जाता है और मेन को बाहर के फील्ड्स के या ऑफिस के काम के लिए। सकाल की मदर शीला घर के काम, बर्तन करना, कपड़े धोना, हाउस क्लीन करना, ये सब काम करती थी। सकाल के फादर जो बूटा थे, बूटा सिंह जी थे, वो बाहर जाते थे खेत में काम करना, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना, पैसे कमा के घर लेके आना। अब शीला घर पे काम तो बहुत करी है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। बूटा जो है वो अर्न कर रहा है मनी, बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहा है, जिसकी वो अपनी घर का खर्चा भी चला पा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा भी पा रहा है, ठीक है। लोन भी लिया उसने अपने बेटे को फर्दर एजुकेशन देने के लिए। अब वुमेन को कभी भी इन सर्विसेज के लिए पे नहीं किया जाता जो वो फैमिली के लिए करती हैं, क्योंकि इसको एज ए नेशनल इनकम रिकग्निशन नहीं मिली हुई। इसलिए घर का काम जो होता है वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि करना ही करना है एक वुमेन ने, ठीक है। बट आजकल सोच बदल रही है ना, कुछ लड़के भी हैं या कुछ जो मेन भी हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर के काम में, नोइंगली कि जो वुमेन है वो बाहर का काम भी करती हैं। अब विलास की मम्मा गीता वो क्या करती थी? फ़िश सेल किया करती थी, तो वुमेन को उतना ही पे किया जाता था जितना वो काम करती थी। लेकिन उनकी अर्निंग ना कभी भी मेल की तरह सेम नहीं रही, एट पार नहीं होती थी। उनकी अर्निंग हमेशा कम रहती थी जितना भी वो काम कर लें। तो एजुकेशन अगर आप अचीव कर लेते हो ना, उससे आपकी खुद की एक स्टैंडिंग हो जाती है, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। एजुकेशन एंड स्किल क्या है? बहुत बड़े डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग कितनी है उसको डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एजुकेशन की बहुत ही कम एजुकेशन होती थी, स्किल भी बहुत लो होता था, तो वुमेन को ऑब्वियसली लो पे किया जाता था इन कंपैरिजन टू मेन। और वुमेन जो थी वो काम इसलिए भी नहीं करती थी क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। समझ गए ना? तो काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन भी वुमेन की बहुत मीगर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है, इट्स वेरी लिटिल। एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में अगर करते भी हैं तो बहुत इरेगुलर होती है एम्प्लॉयमेंट, और लो इनकम के साथ। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जानते हो? एक ऐसा सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, उस सेक्टर को हम इरेगुलर सेक्टर कहते हैं, ठीक है। कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। मान लो अगर एक मदर अपने चाइल्ड को बर्थ देती है, डिलीवर करती है, तो उसको कोई मैटर्निटी लीव नहीं मिलती है, ठीक है। कोई चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं और इनकम कम होती हैं। ओके, अगर हम देखें ऐसे कैटेगरी ऑफ वुमेन की जिनकी एजुकेशन एंड स्किल बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनको फिर मेन के बराबर पे किया जाता है। अगर आज एक लड़की इंजीनियर और लड़का इंजीनियर हैं, दोनों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, एंड इफ दे आर बीइंग एनरोल्ड और बीइंग लेट्स से रिक्रूटेड इन अ कंपनी, तो उनको सेम सैलरी मिलेगी, ठीक है, एट पार मिलती है, क्योंकि उनके अंदर वही एजुकेशन एंड वही स्किल्स हैं जो एक मेन के अंदर हैं। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है। जैसे टीचिंग है या डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो वुमेन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स कर रही हैं, ठीक है। इवन दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। अब ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे सिर्फ मेन नहीं रह गए हैं काम करने को, वुमेन भी उनके साथ उतना ही कम्पीट कर रही हैं, उतने ही टेक्नोलॉजिकल, उतना ही साइंटिफिक स्किल अचीव कर रही हैं, एंड उतने ही लेवल पे उनके साथ काम कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन की क्वालिटी तो ऑब्वियसली वही हमने फैक्टर्स जो अभी तक हमने चैप्टर में पढ़े हैं, 2 फैक्टर्स, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ।
ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारी कंट्री में, हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अच्छा, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेट कैसे किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। इसका मतलब होता है कि एक एवरेज लाइफ विच इज़ लिव्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स, 65 to 70 ईयर्स, ठीक है। बाकी स्किल उसने कौन सा एक्वायर किया है ओवर द टाइम पीरियड। तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो होगी, जितने पढ़े लिखे लोग, जितने हाईली स्किल्ड ट्रेंड लोग होंगे, जितने हेल्दी लोग होंगे, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो ये जो लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन है ये कंट्री के लिए क्या है? बहुत ही पॉजिटिव एसेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, एजुकेशन। सकाल की एजुकेशन इनिशियल ईयर्स में देखो उसके लिए बहुत बड़े रिजल्ट्स बियर किए एंड लेटर उसको अच्छी जॉब एंड सैलरी मिली। तो एजुकेशन एक अच्छा इनपुट हुआ ना सकाल की ग्रोथ के लिए। उसके लिए एक नए होराइजन्स, नए एवेन्यूज़ ओपन किए, नई एस्पिरेशंस, नई वैल्यूज़ डेवलप करने में हेल्प करी। सकाल की एजुकेशन ने खुद के लिए तो के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव किया, लेकिन अपने अलावा सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज हुआ, ठीक है। अब इसके साथ क्या हुआ? इट एनहांसेस द नेशनल इनकम। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक इंडिविजुअल अपने लिए अर्न कर रहा है, सोसाइटी को भी ग्रो करने में मदद करेगा और नेशनल इनकम में भी ग्रो करेगा, हेल्प करेगा ग्रोथ करने में। कल्चरली हमारी कंट्री भी रिच होगी और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी जो है गवर्न करने की वो और बेटर होगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। गर्ल्स के साथ हमेशा ये रहा है कि चलो इन्होंने घर संभालना है, इनकी मैरिज हो जाएगी तो इनको एजुकेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ, जैसे अभी आपने देखा होगा मोदी के गवर्नमेंट के टाइम वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो एक स्लोगन था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, है ना, अभी भी पॉपुलर है। तो बेसिकली गर्ल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाए, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाए। अभी आप देखते हो आपके इवन शहरों में मेरिटोरियस स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं विच इज़ ओपन फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। वोकेशनल स्ट्रीम्स आप डेवलप करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं वो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो जाएँ, कुछ ना कुछ नॉलेज एंड स्किल के बल पे अपनी खुद की एक स्टैंडिंग, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो प्रूव कर पाएँ। तो ये जो प्लान इन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ना, दैट वाज बेसिकली ऑन एडुकेशन। तो पहला प्लान जो आया था वो 151 करोड़ का था, ठीक है। फिर उसके बाद 99,300 करोड़ बढ़ गया तो 2021 में जाके फिर जो खर्चा हुआ एडुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो राइज़ किया 0.664% से 3.1% थे। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंसेस जो वो यूज़ कर रही है एजुकेशन पे वो बढ़ रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड। लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो जागृत हो रही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ टाइम के लिए 3% के अराउंड आके वो स्टैगनेंट हो गया, यानी कि बिल्कुल वहीं पे आके स्टैटिक हो गया। मेरे बच्चों, आज आपको ये चैप्टर मैं यहीं तक ख़त्म करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो बाकी का पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन।